नया चुनावी तराना, मंदिर, तलाक और कैराना, यही है बहस का मुद्दा आज। हालांकि मुद्दे ये है नहीं, सियासी पार्टियां बना देती हैं, इसलिए चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से अमित पुरी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से तारिक सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से ओंकार नाथ सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं आजकल। अमिताभ जी, देखा था हमने, सीता माता और राम जी के बीच में बात हो रही थी। सीता माता जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, ज्यादा हिचकी आ रही है आजकल। तो प्रभु राम कह रहे थे कि लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, बीजेपी वाले याद कर रहे हैं। यही हाल है, मुद्दे गौण है और विवादित मुद्दों को हवा दी जा रही है, चिंगारी को फूंका जा रहा है। क्या कहिएगा? बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल इस तरह के मुद्दे तभी उठाने की जरूरत पड़ती है किसी भी पार्टी को, जब जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे आपको परहेज हो या उनमें आप अनकंफर्टेबल हो, असुविधाजनक हो। विधानसभा का चुनाव है, आज जो स्थिति अयोध्या की है उसमें उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ होना जाना नहीं। मंदिर दो ही स्थितियों में बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दे, सरकार उस निर्णय को अमली जामा पहनवाए, केंद्र सरकार। दूसरा विषय हो सकता है सोमनाथ की तरह संसद में प्रस्ताव आए। दोनों स्थितियों में राज्य सरकार की भूमिका नहीं। तब यह मसला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्यों? यह मसला तो केंद्र के सामने होना चाहिए। 3 तलाक का मसला, हम लोगों ने इस बात की पैरवी की और सिद्धांत रूप में इस बात की पक्षधरता की। खासतौर पर मैंने कई अवसरों पर कहा कि वन गो में एक बार में 3 तलाक की जो प्रथा है यह बंद होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार किसी एक पार्टी की बने या दूसरे की बने, इससे यह 3 तलाक का मसला कैसे जुड़ेगा? मैं तो समझ नहीं पा रहा। वन गो में ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, एक अलग बात, मैं उसके पक्ष में हूं, चाहता हूं, हमारी मुस्लिम बहनें भी चाहती। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कोई नतीजा आए, इस मसले को कैसे रास्ता मिलेगा? तीसरा मसला है कैराना। कैराना में परिस्थितियां खराब है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, किसी पार्टी का हो। लेकिन बेहतर हो अगर हम कैराना की परिस्थिति को कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर हल करें। परिणाम वही आएगा, जो चाहते हैं वही परिणाम आ जाएगा कि सब लोग अमन चैन से रहे। तो फिर इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा बनाइए। न हिंदू को तकलीफ हो, न मुसलमान को तकलीफ हो, न निर्गुण को तकलीफ हो, न सगुण को तकलीफ हो। मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक बार फिर उसी विभाजक रेखा की ओर खींचा जा रहा है, जिसमें पालेबंदी हो जाए दो बड़े धड़ों में, एक तरफ बाले इधर, दूसरी तरफ बाले उधर। ये रास्ता ठीक नहीं। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये खाई लंबी चलती है। पुरी साहब, ये मसले क्यों? इन मसलों को पीछे छोड़ के और जो जनता की जिंदगी से जुड़े मसले हैं उन पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते चुनाव में जनता के बीच में? अमिताभ जी, सवाल पूरा हुआ? हेलो जी पुरी साहब, जवाब दे सकते हैं। हेलो जी 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 अमिताभ जी, जहां तक इन 3 मुद्दों का सवाल है,
आज तो इन्हें चर्चा में लाना इसलिए पड़ेगा कि आपने जी आज जहां तक इन 3 मुद्दों का सवाल है, इन्हें चर्चा में आज लाना इसलिए होगा कि आपने दावत ज़ेरे बहस इन मुद्दों के ऊपर आज रखी है, और अगर हम इन 3 मुद्दों पे कुछ नहीं बोलते तो ये माना जाएगा कि आपकी बहस और आपकी दावत को हमने कबूल नहीं किया। जहां तक चुनाव का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक से उसके हवाले से बात है, हम हमेशा से ये मानते रहे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, बहुत स्पष्ट। आप इसके ऊपर कुछ बाइट्स आपने चलाई, वो बाइट्स भी मैंने सुनी। मैंने बिहार के अंदर से भी बाइट सुनी, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर से भी बाइट सुनी, और इस पे मतभेद हो सकता है, आकलन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे उठा रही है। दूसरा तबका यह कहेगा कि नहीं, पॉलिटिकल असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछे गए, लोगों ने अपना पॉलिटिकल असेसमेंट दिया। मैं चूंकि ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा नहीं है, इस दौर में इस विषय पे इतना ही कहूंगा। लेकिन कैराना और जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, सोशल इश्यूज जो सामने होते हैं वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर चर्चा में आते हैं। पानी, सड़क, बिजली, विकास, तमाम सारे मुद्दे ये प्राइम मुद्दे विकास के हैं, लेकिन जो और इश्यूज भी है, चाहे वो पेरिफेरियल ही सही, वो चुनाव को प्रभावित इसलिए करते हैं। कई बार जो समाज में चर्चा में होता है वो चुनाव से दूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा टेलीविजन के चैनल पे कोई कहता है तो वो डाइकोटॉमी करता है, झूठ बोलता है। कई बार हमारे विरोध में भी इन मुद्दों की चर्चा होती है, उनको जवाब देना होता है। जहां तक कैराना के एक्सोडस का सवाल है, कैराना का एक्सोडस और एनएचआरसी की रिपोर्ट में सामने आ गया, हाईकोर्ट ने उसकी कॉम्प्लिजेंस ले ली। वो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, और मैं मानता हूं अगर बहुतायत में हिंदुओं का पलायन एक्सोडस में कैराना से हुआ तो अल्पसंख्यक वर्ग के भी कुछ लोगों को रंगदारी देनी पड़ी, और उनके साथ भी वहां अन्याय हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं है, और मैं इस बात को कहता हूं। और ये बात हुकुम सिंह जी ने भी शुरुआती दिनों में इस बात को कहा था, और कई टेलीविजन इंटरव्यू और आपके चैनल पे भी कई बार जब बहस हुई है। एक बार तो एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद बहस में आप ही के चैनल में मैं पहले दिन बैठा था, उसके बाद अन्य जगह बैठा था, और तभी वो बाइट चली थी हुकुम सिंह जी की। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपने तीसरा मुद्दा जो ट्रिपल तलाक का कहा, देखिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा मेरा मानना यह, बाकी लोग कुछ भी कहें, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। 1937 के शरियाई एक्ट के बनने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रेम में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह कहता है कि एनीथिंग विच इज इलेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल नॉट स्टैंड सो फार एज इट इज इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान के जो हिस्सा प्रतिकूल होगा वो संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि से लागू नहीं होगा। ये एब्सोल्युटली लीगल इशू है। ट्रिपल तलाक हालांकि वन गो के अंदर इस्लाम में भी नहीं है, ये जो इस्लाम की व्याख्या नहीं करते उनके, लेकिन चूंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे है और इंडिया एक फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट्स का स्टैंड भी आएगा। जिस बाइट को अमित शाह जी की आप दिखा रहे थे, उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर यह मुद्दा रहा, मुस्लिम महिलाओं की रायशुमारी होगी और उनकी राय के बाद जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें उत्तर प्रदेश के आवाम की राय संघीय ढांचे के अंदर देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय रखने जा रहे हैं, जो वहां पर आएगा। लेकिन एक चर्चा इसके अंदर, ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन कुछ सवाल आपकी बात से ही खड़े होते हैं। ठीक है पुलिस साहब, ब्रेक पे जाना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा टेलीविजन मीडिया के सामने आती है तो कहती है मंदिर चुनाव का विषय नहीं, लेकिन चुनाव में मंदिर को विषय बनाती है। कैराना मसला टीवी पर भाजपा के लिए कानून व्यवस्था का, लेकिन चुनाव के मंच पर हिंदू मुसलमान का रगड़ा, यहां से विरोधाभास पैदा होता है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी विरोधाभास को समझेंगे। नया चुनावी तराना, इसमें 3
चीजों का जिक्र हो रहा, उन्हीं पर आज बहस हो रही है। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ लाती नहीं है मेन फ्रेम में, उसे घुमा फिरा कर अपना फायदा भी उसमें देखती है। कुछ इस तरह की जो बू है ना वो आती है यहां से। अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक बात है पंकज। दिक्कत यही है कि जब मीडिया के सामने होती है पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ और कहती हैं, और चुनाव के मंच की जब सीढ़ी चढ़ते हैं नेता तो कुछ और बोलते हैं। ओंकारनाथ जी, ये मसला आज का नहीं ना मंदिर का। जरा कितने चुनाव मंदिर की छाया में हमने देख लिए। हर बार भाजपा ने यही कहा कि मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं, लेकिन हर चुनाव में मंदिर मुद्दा बना। ट्रिपल तलाक भी भाजपा कह रही चुनाव का मुद्दा नहीं है, संवैधानिक मुद्दा है, लेकिन चुनाव के मंच से ट्रिपल तलाक की बात है। मैं बोलूं जी? अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चुनाव आयोग के जो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनाव आयोग के जो निर्देश है कि इस तरह के सेंसिटिव इश्यू पे अगर आप अपनी राय इस समय न दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी एक होती है, उस पर कोई एक बयान जारी होता है, उस पर कभी कभी चुनाव आयोग उसको संज्ञान में भी लेता है और बिना मतलब का एक बहस का मुद्दा बनता है, और जनता जो है वो वास्तविक जो समस्याएं हैं उससे दूर हो जाती है और एक दूसरे रंग में रंग जाती है। तो बेहतर तो यही होता है कि मुझे कुछ न बोलना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं अपने मित्रों से कि सुन लो है जवानों, ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम जी वो शख्सियत है जो कण-कण में व्याप्त है। उनको एक स्थान पे कहां बनाना है, कहां क्या करना है, इसके लिए न्यायालय है जैसा आपने बताया, लोकसभा का प्रस्ताव है आपने बताया, इन दोनों पे होना है। तब फिर इस तरह की बातें हमारे भाजपा के मित्र क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक सवाल तलाक का है, मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म के अंदर जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन या सुधार उस धर्म के लोग अगर आवाज उठाते हैं तो मेरे ख्याल से वो बात होनी चाहिए। अगर उस धर्म के लोग नहीं उठाते तो हम आप चिल्ला के क्या करेंगे। सती प्रथा का विरोध हुआ तो हमारे ही लोगों ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया और लोगों ने किया, सब लोगों ने इसका विरोध किया। करते करते आज सती प्रथा को उन्होंने बैन कराया। तो इस तरह की चीजें तो तभी संभव है जब ये इस तरह की बातें हो कि भाई उस धर्म के लोग आए सामने और कहें कि इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, और नहीं तो हम आप बोल के क्या करेंगे। जहां तक कैराना की बात है, ये वास्तव में एक लायन आजर का मसला हो सकता है, क्योंकि अभी अमित पुरी जी ने ही कहा कि दोनों धर्मों के लोगों को रंगदारी देनी पड़ी और मजबूरी में लोगों को वहां पर छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि है, नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं जो आपकी बात है उसी बात को मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात को नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो चुनाव का मुद्दा बना के और चुनाव में उसको एक तरफा स्टेज के सामने से बोला जाए जिससे लगे कि कोई एक पर्टिकुलर जात के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। मैं समझता हूं जो इनके कार्य अभी तक हुए हैं, जो इनका पास्ट में इनकी सरकार ने काम किया या जो केंद्र सरकार काम कर रही है, उस पर अगर हम लोग बहस करें और उन चीजों को सामने रखें तब तो हो। क्योंकि हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जी जितना भी काम कर रहे हैं वो बैक हो रहा है, उसका कोई असर नहीं हो पा रहा है। काले धन की बात की, वो फेल हो गया। 2 करोड़ पर यह नौकरी देने की बात की, वो फेल हो गया। नोटबंदी लाए, वो फ्लॉप हो गया। अब आप बताइए, नोटबंदी में अमिताभ जी इन्होंने 122 करोड़ जनता का पैसा जो है बैंक में जमा करा दिया और सरकार ने नोटिस कितनी दी? 5100 लोगों को नोटिस इशू की। 5100 लोगों को नोटिस दी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने खाते थे उसमें जनधन योजना के भी खाते सम्मिलित हैं। अब बताइए, और आज भी जो बेचारे साधारण लोग हैं वो 24,000 से ऊपर पैसा नहीं निकाल सकते। इस पर बहस नहीं हो रही है कि भाई इसका समस्या का समाधान कैसे हो, किस तरह से काम किया जाए। और बहस क्या हो रही है? बहस इधर हो रही है। जी ठीक है। ओंकार भाई, मैं तारिक सिद्दीकी को बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा आपके पास। ओंकार भाई, फिर आऊंगा आपको। तारिक सिद्दीकी, मेरी लड़ाई इस बात से है
मेरी आपत्ति इस बात से है जी अमिताभ कि आप लीडरान, आप राजनेता लोग टेलीविजन पर कुछ और बोलते हो और चुनाव के मंच पर कुछ और बोलते हो। ये क्यों? टेलीविजन पर तो सब सीधी सीधी बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव, प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, यही सब बोलते हैं ना टेलीविजन पर तो। लेकिन कौन सी समस्या है जो चुनाव में मंच की सीढ़ी चढ़ते ही अमिताभ भाई आप दाएं बाएं भागने लगते हो, दाएं बाएं भागने लगते हो, कभी अगले पिछड़े में, कभी दलित में, कभी मुसलमान में, कभी हिंदू में। बता दूं कि तारिक सिद्दीकी उत्तर प्रदेश का जी मैं अमिताभ भाई आपको ये बता दूं, उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है 2017 का, वो हर माने में इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा रोमांचक है। एक तरफ जो यहां की जनता है, खास तौर से युवा, उसको ये पूरा चुनाव विकास के ऊपर वो लड़ना चाहती है, लड़वाना चाहती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास की बयार बही हुई है, दूसरी तरफ 3 साल, लगभग 3.25 साल का कार्यकाल भाजपा का जो केंद्र में है, उसमें विकास का कोई रूप या कोई एग्जाम्पल दिखलाई नहीं देता। और उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये भाजपा में उसी का नतीजा है कि इतनी बौखलाहट है इस वक्त और इतना अकाल पड़ा है मुद्दों का कि जो खुद ही अमित भाई कह रहे हैं, जो पेरिफेरियल मुद्दे हैं, वो पेरिफेरियल मुद्दे भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि असल में जो पेरिफेरियल मुद्दा कह रहे हैं वही मुद्दा है, मुद्दा तो है ही नहीं इनके पास। मैं सवाल ये पूछता हूं कि आपको बात करनी है तो आप उसकी बात करिए जो 90%, 95%, 60% लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज तलाक के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तलाक के मुद्दे में जो महिलाओं का परसेंटेज है वो 0.3 से 0.5% अफेक्टेड महिला है, उसमें हिंदू महिला भी है, मुस्लिम महिला भी है। और जहां तक आपको अगर बात करनी है तो कोई तलाक के मामले पे कहीं ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम महिला कोर्ट का दरवाजा न खटखटाए। वो एक ऑप्शन है कि कोर्ट में 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है तलाक पाने में। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप चाहें तो काजी के पास जाकर के आप अपना तलाक, उसमें बस एक डिस्प्यूट, यही तो इशू है कि वो एक पूरा पीरियड 100 दिन का लिया जाएगा या एक साथ 3 तलाक, उसके 2 मुद्दे हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वाले काजी क्या चले जाइए या उस वाले काजी के चले जाइए। जब वो मुद्दा ही नहीं है, एक तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रही है कि किसी भी रिलीजियस इशू को मुद्दा मत बनाइए, आप सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे, सॉरी आयोग का, इलेक्शन का, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आपको जो 0.3-0.5% को आप इशू बना रहे हैं। मैं कहता हूं अगर ये कह रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा भी चुनाव पे असर करता है तो क्यों नहीं जाकर के इगलास में देखते हैं, अलीगढ़ की जो सभा, जो इगलास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक शेड्यूल कास्ट वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजवीर सिंह दिलावर साहब, वो जब चुनाव में जाते हैं तो अपना गिलास अमिताभ जी साथ लेकर के स्टील का जाते हैं, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू से अगर वो वोट मांगेंगे तो उनको डर रहता है कि वो अपने बर्तन में उनको चाय नहीं पिलाएगा और चाय पीनी भी पड़ेगी। अगर आपको कंसर्न है तो 23% की इस पॉपुलेशन की हालत, और एक आदमी जो चुनाव लड़ा उसको ये डर है कि वो गिलास लेकर के घर से निकल रहा है, तो मुझे लगता है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां तक बात करी है इन्होंने, अगर मैं 3 तलाक के मैटर से हट करके, तारिक सिद्दीकी, मैं अभी तारिक सिद्दीकी जो बात कही जा रही है ना जी, कि सामाजिक मुद्दे राजनीति से जुड़े होते हैं, मैं सहमत हूं। तब दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, जाति प्रथा, इनसे बड़े कोई सामाजिक मुद्दे हैं क्या जिनकी जद में लगभग पूरी आबादी है? नहीं है। तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं चुनाव के मंच से? बिल्कुल, अगर सामाजिक मुद्दों से ही इतनी मोहब्बत है तो आइए हम भी साथ हैं, दहेज के खिलाफ खड़े होइए, चुनाव में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े होइए, जाति प्रथा तोड़ने के खिलाफ खड़े होइए, के पक्ष में खड़े होइए। ऐसे मुद्दे तो कोई नहीं उठाता। तारिक सिद्दीकी, ना आप
उठाते हैं। अरे भाजपा ने आप भी ना, आप भी नहीं उठाते भाई। भाजपा क्या होता है? किया है अमिताभ जी, कोई पार्टी नहीं उठाती। विकास किया है, हमको चुनाव से इलेक्शन देख लो, और मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार हमको तारिक सिंह की, मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की स्पीच उठा के देख लो। करता है जो सेंसेशन होता है वो आज की नहीं, पिछले 5-7 चुनाव की। तारिक सिद्दीकी जी, नहीं देखिए अमिताभ भाई, मैं 2017 का चुनाव पे हम लोग केंद्रित हैं और उस चुनाव को कंप्लीटली हमने विकास किया है 5 साल में। उसको लेकर के हम जनता के साथ जा रहे हैं, अच्छे मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं, अच्छे वादों के साथ जा रहे हैं, पूरे पुराने वादों को निभाया है। मैं अगर आप इजाजत दें तो शेर पढ़ दूं, लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है कि तारीख हम पर नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते हैं। जी हमने एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है। बहुत अच्छा शेर था आप। मंदिर, तलाक और कैराना, इसी पर हो रही है चर्चा, क्योंकि सियासी दल जिक्र कर रहे हैं इसका। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, अमित पुरी साहब, क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं जी, जिनको हम लोग इमोशनल इश्यूज कह ले या बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा कह ले, क्या ये मुद्दे इंडियन पॉलिटिक्स में मैगी की जगह है? 2 मिनट में परिणाम। इसीलिए शायद हर राजनीतिक दल को इसी तरह के मुद्दे करते हैं। अच्छा, मैगी की इम्तिहान में नकल ना हो, ये मुद्दा सूट नहीं करेगा। कन्या भ्रूण हत्या ना हो, ये मुद्दा सूट नहीं करेगा चुनाव में। दहेज के खिलाफत करना चुनाव में सूट नहीं करेगा। सूट करेगा मंदिर, तलाक, कैराना, जातियों का अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, क्योंकि शायद वो सब बहुत ज्यादा समय लेने वाले मुद्दे हैं और क्लिक करे नहीं करे इसकी भी गारंटी नहीं। तो शॉर्टकट ढूंढना चाहती है राजनीतिक पार्टियां। 2 मिनट में मैगी बनाओ, खाओ, आगे चलो। पुरी साहब, नहीं ठीक है, मैंने खाली मैगी को क्या कहें, उत्तर प्रदेश की सीमा और जग में है, तुरंता भी यहां बनता है और बलिया का तुरंता तो बहुत फेमस है। तो आइए अमिताभ जी गंभीर धरातल पर चर्चा कर ली जाए। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के विषय में चुनाव के मंचों से बहुत चर्चा हो रही है और आपके संवाद की शैली को मैं जानता हूं, तो मैं किसी और राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूं, मैं बीजेपी की बात कर लेता हूं। कन्या भ्रूण हत्या के इशू को देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल एजेंडा पे लेकर के पढ़ेगी बेटियां बढ़ेगा भारत, इससे बड़ी मुहिम चला रखी है। अभी जब ये डिमोनेटाइजेशन का युग चला, 2-3 शादियां चाहे हिंदू समुदाय में हुई हो चाहे मुस्लिम समुदाय में हुई हो, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय उद्बोधनों में उनकी चर्चा की और कहा कि लोग इससे प्रेरणा है कि 1 कप चाय के ऊपर 5 रुपए में शादी हुई। ये ठीक है, कुछ लोगों ने उसका राजनीतिक विभाग भी उड़ाया, कुछ आईएएस दंपतियों की भी शादी उसी तरह से हुई, वो भी चर्चा में लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल इन मुद्दों को चर्चा में नहीं लाते, चर्चा में लाते। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, इसे अन्यथा न लिया जाए। अभी आपके चैनल पे बैठा हुआ, ऊपर अपना चेहरा देखता हूं, आवाज सुनता हूं, लेकिन नीचे टिकर पे जो मुद्दे चल रहे हैं, आज की ज़ेरे बहस वो मुद्दे तो नहीं लाए गए, चाहे वो अखिलेश ने स्क्रॉल किए हो, चाहे बीजेपी ने स्क्रॉल किए हो, चाहे बसपा ने स्क्रॉल किए हो, चाहे कांग्रेस ने स्क्रॉल किए हो। हम भी उन्हीं मुद्दों की, मोटी मुद्दों की चर्चा करते हैं कि कहीं न कहीं प्रक्रांतर से हम मोटे मुद्दों को हवा हम भी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये बहस के लिए मुद्दे आएंगे, आज कहा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करेंगे, अखिलेश ने कहा, मेडिकल कॉलेज की बात अखिलेश ने कही, राजनाथ सिंह ने कहा कि 12वीं तक की शिक्षा युवकों की नहीं फ्री होगी, कन्याओं को स्नातक तक होगा। तो हम क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य और इससे जुड़े मुद्दे को बैठ के अंदर चर्चा की जद में लाते।
तो जब हम इन्हें मीडिया के डोमेन की चर्चा में लाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रक्रांतर से छीटाछटी भी होगी, फिर एक दामन दूसरे दामन पे उंगलियां भी उठाएगा। फिर मैंने जानबूझ के बहुत सी चीजें अमता भाई आप आज चर्चा में बैठे थे जो इनकन्वीनियंट हो सकती थी समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के गठबंधन के लिए, मैंने वो चर्चा नहीं की, लेकिन मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया और आज भी कर रहा हूं कि जो सामाजिक मुद्दे हैं वो राजनीतिक चर्चा के फ्रेमवर्क में आएंगे जरूर, और उसमें चाहे कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो चाहे देश का मामला हो, ये भी आते, लेकिन हमारे विरोधी इनके ऊपर टिप्पणियां कम करते क्योंकि उन्हें कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक इसमें से नजर नहीं आता। राजनाथ सिंह नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे, ये चुनाव का मुद्दा बन गया 13 में राजनाथ ने लोगों को नहीं दिया। मेरा ठीक है पुरी साहब आपकी बात आई। ओमकार नाथ जी, मेरा प्रश्न था या तो भावनात्मक मुद्दे या 1 किलो देसी घी 5 किलो चीनी टीवी अंगूठी साइकिल स्कूटी मुफ्त, ये दो ही चीजें चुनाव में प्रमुखता से राजनीतिक दल उठाते हैं, क्योंकि दोनों मैगी हैं, दोनों पॉपकॉर्न हैं, 2 मिनट में बनते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार इसलिए करती है कि कई परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कुछ ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है लेकिन स्थिति उनकी ऐसी अच्छी नहीं होती है, तो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की चीजें राजनीतिक दल करते हैं। और मैं समझता हूं लगभग सभी राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि वो उन स्थितियों को जानते हैं कि इसको करने से हो सकता है कि इसमें सुधार आए। अब आप इसको कह सकते हैं कि आप प्रलोभन दे रहे हैं कि वोट हमारा बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आप जब एक 5 साल का चुनाव घोषणा पत्र रखते हैं तो बताते हैं कि आप 5 साल क्या क्या करेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी कार्रवाई करते हैं, इसलिए इन चीजों को लाया जाता है। इसको मैगी या उसको क्या कहते हैं बस समझिए उस हिसाब से, और मैं इस पर नहीं समझता हूं कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज आपने कही थी जो सामाजिक मुद्दे हैं इस तरह की चीजों को क्यों नहीं लाया जाता है, तो आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी और जो संविधान बना तो उस समय नेशनल गवर्नमेंट ने भी इसको किया था कि दलित की व्यवस्था चूंकि स्थिति बहुत दयनीय थी तो उनको 10 साल का आरक्षण दिया गया था, और अम्बेडकर जी चाहते थे कि 10 साल के बाद इसे समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उस परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ और सुधार न होने के कारण ये आरक्षण बढ़ाना पड़ा और बढ़ता ही गया, अंततोगत्वा पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देना पड़ा। तो ये सारी चीजें इसलिए है कि हमारा देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन तरक्की के साथ में चूंकि आबादी इतनी बढ़ गई है, कहां 33 करोड़ थी और कहां 122 करोड़ है, तो गरीबी भी उसी हिसाब से चल रही है। तो उस सबको बराबर करके चलना है, देश को जब आगे बढ़ाना है तो पूरे बराबर साइड में करना है, ठीक है, तो इसलिए करते हैं। ओमकार नाथ जी ने जो बात कही उसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा, ये मुफ्त की चीजें बांटने का चुनाव में ऐलान ये दक्षिण से आया। उससे पहले उत्तर भारत में चुनाव होते थे, लेकिन ये मुफ्त में बांटने वाले लॉलीपॉप नहीं आते थे ना, ये दक्षिण से ट्रेंड आया। तो अब तब ज्यादा गरीब था हिंदुस्तान, उत्तर भारत, तब बांटने की बात नहीं आई। आज जब थोड़ा बहुत 70 साल में तरक्की भी कर गया तारिक सिद्दीकी ये मुल्क, तब आप लोग मुफ्त में बांटने की योजनाएं ला रहे हो। सब आप आदमी को मछली खिला रहे हो तो मेरे घर आओ, मेरा जय जयकार करो, मछली खा के जाओ। हम मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे। इसको अमिताभ जी ऐसे भी कहा जा सकता है। पॉपकॉर्न नहीं है, मैगी नहीं है, तो क्या है तारिक सिद्दीकी? अमिताभ भाई, तमिलनाडु से ये सिलसिला शुरू हुआ, तमिलनाडु से पहले उत्तर प्रदेश वाले जानते थे क्या अमिताभ भाई इतना आपसे कह दूं का सामान बांट के भी चुनाव जीता जाएगा? अच्छा अमिताभ भाई, मैं जवाब दूं, बिल्कुल जवाब दूं। बिल्कुल तारिक सिद्दीकी। अच्छा, मेरा ये कहना है अमिताभ भाई, बहुत अच्छी बात आपने मैगी की उठाई है,
ये बात भाजपा के लिए बिल्कुल 100% लागू होती है, लेकिन क्योंकि भाजपा का आलम यह है कि हमारे जो भाजपाई मित्र हैं वो ये भूल रहे हैं कि 3 साल पहले आपने जितने वादे किए बाद में आप ये कह के निकल गए वो चुनावी जुमले थे, और जनता मासूम थी, जनता को लगा कि आप संजीदा हैं। आपने खुद कहा हम संजीदा नहीं, चुनावी जुमले हैं। आज इनका नतीजा ये हाल कि आज भी जुमलों पे जीना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई फेस दिया नहीं इन्होंने, अगर उनका ये हाल हो जाए कि वो स्कैम का एब्रिविएशन जैसे बच्चे जूनियर हाई स्कूल में अगर वो कुछ जोड़ तोड़ लेते थे तो बड़े खुशी से बताते थे, मैंने सवाल क्या ये फार्मूला है, तारिक सिद्दीकी साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तारिक सिद्दीकी, अमिताभ भाई सुन लीजिए, उस प्रश्न पे आ रहा हूं, उस प्रश्न को मैं हटा नहीं रहा हूं, मैं प्रश्न आपका हटा नहीं रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। मैं सिर्फ एक बात कह दूं आपको, भाई आप स्कैम का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं आप कह सकते हैं सब अमित शाह और मोदी से फ्री इंडिया आपको चाहिए, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ है, लेकिन ये अकाल है कि जो स्टार प्रचारक का। दूसरी तरफ जो आप मुझसे कह रहे हैं, मेरे यहां अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 4 कोर्स मील, पूरा सूप से लेकर के स्वीट डिश तक की तैयारी है। आप अलग से बहस करें, आप सड़कों पे चले आइए, आप टूरिज्म पे चले आइए, आप हेल्थ पे चले आइए, आप एजुकेशन पे चले आइए, जो मुद्दा लोगों को टच करता है वो सब पे काम हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4 कोर्स तैयार करने के बाद क्यों बांटना पड़ रहा है? कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे मैगी खानी, और बांटने में भी बात करिएगा, पार्टियां छल प्रपंच करती है सरकार में आने के बाद, तो मैगी भी बनाई जाती है। नहीं, ये हमको तो समझाइए तारिक सिद्दीकी ना, गलत बयानी नहीं मित्रों। जो हमारे आपने पिछली बार सुनो, आप सुन लो, तभी आप समझ पाएंगे, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। आपने 2012 में कहा हम जीत के आएंगे तो 10वीं पास बच्चे को टेबलेट देंगे। एक भी 10वीं पास बच्चे को टेबलेट नहीं दिया पूरे 5 साल, और आप बता रहे हो कि हम अपने वचन के पक्के हैं। आपने कहा जो भी 12वीं पास करेगा उसको लैपटॉप देंगे। आपने कितने लैपटॉप बांटे? 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चा 12वीं पास कर गया उत्तर प्रदेश में। 1.5 करोड़। कितने बच्चे कितने बांटे आपने? पास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये बांटने वाला जो सिलसिला है ना, 15 लाख ये जादू टोना है। हर बच्चे को हम लैपटॉप देंगे। ये चुनाव के समय जादू टोना मत करिए। धीरे से 1 साल बांटने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन इंसर्ट कर दी। नहीं, आपको पता नहीं है तारिक सिद्दीकी चीजें, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को। हमें मालूम है हमने 3 साल किया दिया और आप इसे चुनाव में बनाए। अगर लैपटॉप पाता है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा है कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल इंडिया की वो तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में जाएगा, लोगों के हाथ में जाएगा, तो सरकार द्वारा सारी पॉलिसियां उन तक जाएगी और सरकार का पावरलेस लोगों तक पहुंचेगा, जो डेमोक्रेसी का मतलब है। हमने 15 लाख लैपटॉप दिया, वो आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे साहब लेना सबको चाहिए था, इरादा से इरादा साफ है, जवाब कुछ पूरी साहब मैंने प्रॉमिस भी किया था और इरादा भी था हमारा देने का, लेकिन आपका बजट का कंस्ट्रेंट पैसा तो दिल्ली सरकार से भी यही। ठीक है, अभी पूरी साहब, मंदिर तलाक और कैराना पर एक बार फिर से शोर है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव पर जोर है और यही चीज आज देखने को मिल रही है। इसी पर बहस भी हो रही है और तगड़ी बहस हो रही है। अपने अपने तर्क हर कोई दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टियां करना क्या चाहती है, जनता को समझाना क्या चाहती है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी,
अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग जिस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, जी, उस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता है, उनके वो सवाल समझते हैं, जानते हैं कि इसका उत्तर सच क्या है, लेकिन पार्टी की प्रतिबद्धता उनको रोकती है सच बोलने से। तारिक सिद्दीकी साहब के साथ वही समस्या थी। अमित पुरी जी, समय कम है, छोटा सा सवाल, आज किसी पार्टी ने चुनाव के मंच पर खड़े होकर घोषणा की माइक से या घोषणा पत्र में कि हम अगर सत्ता में आए तो हर एक उदाहरण दे, हर आदमी को 1,000 रुपया देंगे, समझिएगा, और कल वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो सत्ता में तो आई इस वादे पर कि सबको 1,000 मिलेगा, 22 करोड़ को, और जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो छल करती है, जो नोटिफिकेशन होता है उसमें शर्तें लागू हो जाती है, और वो कहते हैं केवल इस 22 करोड़ में से केवल 11 लाख लोगों को मिलेगा भैया ये पैसा। तो मेरा प्रश्न, 21 करोड़ 89 लाख लोगों के साथ एक छल हुआ कि नहीं हुआ? जी, अमिताभ जी, जो बात आपने कही, ये भारत की राजनीति में एक समस्या है, और कहीं न कहीं इस बात के ऊपर चिंतन भी हो रहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को कहीं संवैधानिक रूप से पकड़ का मुद्दा बनाया जाए, और ये बहुत आवश्यक हो गया है। इसके ऊपर कहीं न कहीं बिल्कुल गंभीर प्रयास होने चाहिए कि कम से कम, अगर बाकी चीजें अलग होंगी, लेकिन जो घोषणा पत्र में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आप लाते हैं वो सोलम कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। तो अगर आपने कहा है कि जैसा एक एग्जाम्पल आपने क्वाइन किया, मैं समझ रहा हूं, और ये एग्जाम्पल बीजेपी के अगेंस्ट में जाएगा, एक सपा के अगेंस्ट जाएगा, एक कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगा, जाने दीजिए किसी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन अगर राजनीति को कहीं ना कहीं एक कदम आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्रों को संवैधानिक ज्यादा बनाने की कोशिश अब करने का सही समय आ गया। जी, चलिए, ओमकार नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, छोटा सी टिप्पणी उससे भी ले लेते हैं, फिर से बाद की टिप्पणी पर जाएंगे। एक छोटा सा कमेंट ओमकार जी, बहुत छोटा सा कमेंट जी। क्या राजनीतिक दल मुफ्त के ऐलान करके छल करती है, सत्ता में आने के बाद उनमें इतने संशोधन कर देती है कि पूरी परिस्थिति ही बदल जाती है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो भी अनाउंसमेंट किया है उस पर वो अधिक रहेगी, और पीछे भी उसने वो काम किए हैं, उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है, और हम देख समझ के ही उसको करते हैं ताकि उसमें आगे कोई हमारे पर लांछन न लगा सके। जी, चलिए, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी समझना चाहेंगे भारतीय इस राजनीति को भी, जो चुनावी समय में, मौसम में बाहर निकलकर आती है मंचों से, बयानों से। संपादकीय टिप्पणी सर। पंकज, ये दोनों बातें एक सी ही है। मुफ्त में, जैसे एक उदाहरण दूं तारिक सिद्दीकी की समझ के लिए, ताकि ये अगली बार कहीं बहस में जाए तो समझदार होकर जाए, चीजों को जानकर। 2012 में आपने कहा हर किसान, मेरे शब्द को सुनिएगा, हर किसान का 50,000 रुपए का कर्जा माफ करेंगे, हर किसान का। आपको वोट मिला, आप पावर में आ गए। जब पावर में आ गए तो आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें आपने 27 शर्तें लगाई, 27। तो टोटल जो पॉपुलेशन थी कर्जदार किसानों की, उसका 7% किसान इंटाइटल हुआ। आपने लालच 100 को दिया और बाद में फायदा 7 को दिया 100 में। ये छल नहीं है तो क्या है? कोई पार्टी करे, भाजपा करे तो भी दोषी, सपा करे तो भी, कांग्रेस करे तो भी, और बसपा करे तो भी। ये छल नहीं है तो क्या है? आपने कहा हर 10वें पास वाले बच्चे को टैबलेट देंगे, स्क्रैप कर दी योजना जीतने के बाद।
जिन लोगों ने इसी घोषणा पर आपको वोट दिया था उनके साथ तो अन्याय हुआ। आपने कहा था 12वीं पास करो और यह टॉप ले जाओ। आपने बांटे कुल 36 लाख और लड़के पास हुए 5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा। उनके साथ छल नहीं है क्या? इसलिए मैं कहता हूं न्यूनतम ईमानदारी बरतिए। और ये दो अलग नेचर के मुद्दे मैंने एक साथ क्यों उठाए? कैराना, राम मंदिर, तलाक, ये मुद्दे भी ऐसे ही हैं इसी नेचर के, जिस नेचर के मुफ्त में साड़ी बांटना, मुफ्त में साइकिल, मुफ्त में स्कूटी, ये सब जो है ये सब मैगी कल्चर है राजनीति का। इन सब में छल का कंपोनेंट है, इन सब में जनता को भरमाने का काम है, इल्यूजन में रखने का काम है, इल्यूजन में। अब भ्रमलोक निर्मित करते हैं। जनता को लगता है कि इस नेता ने मंच से बोल दिया, अब तो मंदिर बन के रहेगा। हकीकत है मंदिर नहीं बनता इससे, मंच से। जनता को लगा कि अब तो ट्रिपल तलाक खत्म होके रहेगी, भैया जी ने बोल दिया, अखिलेश जी ने बोल दिया, या जिसने मोदी जी ने बोल दिया। वैसा ही मसला ये है जब आप कहते हो कि फला को स्कूटी फ्री, फला को कुकर फ्री, फला को 5 किलो देसी घी। पंजाब में मैं देख रहा था ओमकार जी, मुझे लगा पूरी राशन की दुकान बना दी चुनाव दलों ने। 5 किलो देसी घी, कोई 10 किलो देसी घी, कोई चीनी भी साथ में फ्री। क्या है? आप लोगों को इस लायक बनाइए कि वो कुकर और घी खुद खरीद सके, इस लायक बनाइए ना। क्या समस्या क्या है? हर आदमी तो पाएगा। मैं छल की राजनीति के विरुद्ध हूं, चाहे वो मंदिर के मुद्दे पर हो, चाहे कैराना के मुद्दे पर हो, चाहे तलाक के मुद्दे पर हो, चाहे मुफ्त की योजनाओं के मुद्दे पर छल हो। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने मुझसे कहा था उस वक्त कि भैया हमको तो पता था हमारा भी माफ होगा, अब ये कह रहे हमारा नहीं होगा। क्यों? अगर यही करना था तो मंच से सच बोलना चाहिए था, घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था। और एक बात कहूं, तारिक सिद्दीकी, पता नहीं आप जमीन पर कितना जा पाते हो कि नहीं। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता सबको। इस गरीब उत्तर प्रदेश में ओंकार जी शायद 60 और 65 साल की बुढ़िया और बूढ़े भी रोजगार दफ्तर गए बेरोजगारी भत्ते के लालच में। तब उनको सरकारी गजट दिखाया गया, गजट बोले ना इसमें तो 25 से 35 साल वालों को मिलेगा, बाकी को नहीं। ये बात आप घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखे थे? मेरी आपत्ति इस बात पर है, जो कहिए साफ कहिए और उस पर टिकिए, चाहे मंदिर हो, चाहे तलाक हो, चाहे कैराना हो, और चाहे कर्जा माफी हो, कुकर बांटना हो, स्कूटी बांटना हो, मंगलसूत्र बांटना हो दक्षिण की तरह, या कलर टीवी बांटना हो। लोगों को पता रहे कि जो आप कह रहे हैं वो कितना सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक सिद्दीकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओमपुरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार नाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।